वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 22 अक्टूबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2021 के बारे में है। इस आर्टिकल पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। वैसे तो मैं कहानियां नहीं सुनाता, और कम से कम प्रीलिम बूस्टर में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। देखिए, एक स्टूडेंट जब यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत करता है तो वो इवैल्यूएशन करता है। कैसा इवैल्यूएशन? कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। जब वो इवैल्यूएशन करता है कि क्या और कैसे पढ़ना है, तो उसके इवैल्यूएशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि मुझे एनसीईआरटी पढ़नी होगी, मुझे स्टैंडर्ड बुक्स को कवर करना होगा, लेक्चर्स देखने होंगे, सीसैट तैयार करना होगा, ऑप्शनल तैयार करना होगा, टेस्ट सीरीज लगानी होगी और आंसर राइटिंग भी करनी होगी। इतने सारे इवैल्यूएशन में स्टूडेंट को ये बात समझ में आती है कि अगर ये सब कुछ मुझे गिवन टाइम में करना है, लाइक 8 to 10 मंथ जो भी उनके पास हैं, तो मुझे कम से कम 10 घंटे डेली पढ़ना होगा। अगर मैं 10 घंटे डेली नहीं पढ़ता हूं तो मैं ये सारे काम नहीं कर पाऊंगा और एग्जाम क्लियर नहीं कर पाऊंगा। अब वो स्टूडेंट जोश जोश में तैयारी स्टार्ट करता है, लेकिन वो 10 घंटे पढ़ नहीं पा रहा है। पढ़ता वो केवल 5 घंटे ही डेली है। अब आप बताइए रिजल्ट क्या होगा? क्या हम सिलेक्शन की उम्मीद कर पाएंगे? सिलेक्शन होने के लिए जरूरी हो कि कोई चमत्कार हो। अगर आप जो बेसिक स्टडी है वो नहीं कर पा रहे हैं तो अब आपको लग रहा होगा कि आखिर ये कहानी मैंने आपको सुनाई क्यों। एक्चुअली में 10 घंटे की पढ़ाई में अगर स्टूडेंट 5 घंटे ही पढ़ पा रहा है तो हम इसे कहेंगे स्टडी गैप। मतलब वो स्टडी जो रिक्वायर्ड है वो नहीं हो पा रही है, उसकी केवल 50% स्टडी ही हो पा रही है, तो टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। सिमिलरली यहां पर बात की जा रही है प्रोडक्शन गैप की। ये प्रोडक्शन गैप कहीं और क्रिएट कर रहा है। प्रोडक्शन यहां पे किस चीज का हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है फॉसिल फ्यूल का, जो हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट करता है, क्लाइमेट चेंज कॉज करता है। और गैप आ रहा है हमारे टारगेट में। हमने पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में ये कमिट किया कि हम ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाने देंगे। उसके लिए हमें अपने फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन को कम करना होगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल का जो भी प्रोडक्शन होगा, जैसे कि कोल, नेचुरल गैस या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो बर्न किए जाएंगे और उनके यूज के बाद जो पोल्यूशन फैलेगा वो हमें हमारे टारगेट से दूर करेगा। वर्तमान की स्थिति ये है कि अगर हमें ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस पे रोकना है तो हम मैक्सिमम 100 यूनिट फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल का। और हम कर कितना रहे हैं? हम कर रहे हैं 200 यूनिट का प्रोडक्शन, यानी कि जस्ट दुगना। इन दैट केस हम ये 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो ग्लोबल टेम्परेचर का टारगेट है मेंटेन करने का, वो मीट नहीं कर पाएंगे। ये अभी हाल ही में 2021 में रिलीज की गई प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट में मेंशन किया गया, जिसमें एक रिसर्च इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। पीजीआर को फॉर द फर्स्ट टाइम 2019 में रिलीज किया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि कौन सा देश कितना फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन कर रहा है, और जो देश पॉलिसीज अपनी बनाता है, इन्वेस्टमेंट और बाकी के मेजर्स ले रहा है, क्या वो हमारे क्लाइमेट टारगेट के अकॉर्डिंग है। ये इस गैप रिपोर्ट का थर्ड असेसमेंट रहा। हाइलाइट्स में ये निकल के आया कि कंट्रीज ने जितना टारगेट किया है अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करने का, उसके लिए वो जितना फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन कर सकते हैं उसका दुगना कर रहे हैं। इस हिसाब से तो हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट मीट नहीं हो पाएगा। दुनिया भर की सभी सरकारें अभी भी फॉसिल फ्यूल डबल प्रोड्यूस कर रही हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग तेज हो रही है। इस प्रोजेक्शन को और आगे बढ़ाकर 2030 तक का बताया यह गया है कि 2030 तक जितना कोल का प्रोडक्शन होना चाहिए उसका 240% होगा। ऑयल 57% ज्यादा होगा, 71% तक नेचुरल गैस का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। इस कंडीशन में हम अपने टारगेट्स मीट नहीं कर पाएंगे। यूएनईपी की बात करें तो ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी है, 5 जून 1972 को बनाई गई। ये ग्लोबल एनवायरमेंट एजेंडा आगे बढ़ाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं विद इन यूनाइटेड नेशन सिस्टम, और ग्लोबल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की एडवोकेसी करते हैं। इनकी कई सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि एमिशन गैप रिपोर्ट, एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट। कुछ कैंपेन्स भी चलाते हैं ये, जैसे कि बीट पोल्यूशन, UN 75, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वाइल्ड फॉर लाइफ। हेडक्वार्टर्ड है कीनिया के नैरोबी में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल माउंट मणिपुर और एंग्लो मणिपुर वॉर के बारे में है। अभी यूनियन गवर्नमेंट ने माउंट हैरियट, जो कि अंडमान एंड निकोबार में सिचुएटेड है, उसे बदलकर माउंट मणिपुर नाम दे दिया है। अब भला ऐसा क्यों किया गया?
माउंट हैरियट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट। और ये ब्रिटिशर्स के समय में जो चीफ कमिश्नर का ऑफिस होता था उसका समर हेडक्वार्टर भी हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि एक ब्रिटिश आर्टिस्ट और फोटोग्राफर थी, नाम था हैरियट क्रिस्टीना टेटलर। वो एक्चुअली में एक ब्रिटिश सोल्जर थे, रॉबर्ट क्रिस्टोफर टेटलर उनकी वाइफ थी। उन्हीं के नाम पर इस आइलैंड को ये नाम दिया गया, दैट इज माउंट हैरियट। अभी इसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर रख दिया गया। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि जो मणिपुर के महाराजा थे कुलचंद्र सिंह, उनके साथ साथ उनके 22 साथियों को, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्हें एंग्लो मणिपुर वॉर 1891 में जो हुआ था उसके बाद यहीं माउंट हैरियट पे लाके इम्प्रिजन किया गया था। तो उन्हें ही श्रद्धांजलि देने के लिए ये नाम बदल दिया गया। मणिपुर में 23 अप्रैल को उन्हीं लोगों की याद में खोंगजोम डे या फिर डे ऑफ पेट्रियोटिज्म मनाया जाता है। अगर हम एंग्लो मणिपुर वॉर ऑफ 1891 की बात करें तो देखिए इसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है मणिपुर की हिस्ट्री में, जहां पर किंगडम ऑफ मणिपुर ने ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लगभग 1 महीने तक ये बैटल चला। एक्चुअली में मणिपुर में जो रजवाड़ा था वहां पे कुछ फैक्शंस बट गए थे और इंटरनल फैक्शनिज्म की वजह से क्लैश चल रहा था 1891 के दौरान। इस दौरान ब्रिटिशर्स ने इस चीज का फायदा उठाने का प्रयास किया और वो इस इंटरनल राइवलरी में घुस गए, जिससे जो किंगडम था वो काफी नाराज हुआ और उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ दी। यद्यपि अंग्रेज इस लड़ाई को जीत गए, लेकिन ये ब्रिटिश प्रेस्टीज को काफी ज्यादा धक्का था, बिकॉज इसमें उनके 5 बड़े ऑफिसर्स और कई सारे सोल्जर्स मारे गए थे। भारत में इसे 1857 की क्रांति के बाद एक जनरल अपराइजिंग के रूप में देखा जाता है। हालांकि मणिपुर की हिस्ट्री में इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लेस है। मणिपुर इसके बाद ही एक प्रिंसली स्टेट बन गया अंडर ब्रिटिश क्राउन। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट के बारे में है। आरईसी यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने SOFR यानी कि सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट का इस्तेमाल करके अभी $75 मिलियन उधार लिए, इसीलिए SOFR न्यूज में आया। SOFR ये है क्या? इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिबोर क्या है। लिबोर, जिसका फुल फॉर्म है लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, इसका मतलब ये है कि एक बैंक दूसरे बैंक को किस इंटरेस्ट रेट पर लोन दे रहा है, इसे कैसे डिसाइड किया जाए। तो इसे डिसाइड करने का तरीका था लिबोर। लिबोर में 18 इंपॉर्टेंट बैंक्स को कलेक्ट किया जाता था और उनसे पूछा जाता था एक दिन में कि अगर आपको दूसरे बैंक को लोन देना हो तो आप किस इंटरेस्ट रेट पर देंगे। कोई बोलेगा 1%, कोई बोलेगा 2%, कोई बोलेगा 8%। तो इसमें वो करते क्या थे कि जो सबसे कम और जो सबसे ज्यादा है उसे क्रॉस कर देते थे, और बाकी के जो 16 जिन्होंने सबसे छोटे और सबसे बड़े इंटरेस्ट रेट के बीच में इंटरेस्ट रेट बताया है, उनका एवरेज निकाल लिया जाता था और उसी एवरेज को डिक्लेयर कर दिया जाता था लिबोर। उसके बाद पूरी दुनिया में जिसे भी एक बैंक को दूसरे बैंक से लोन लेना होता था शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो लिबोर का इस्तेमाल कर लेते थे, उसी ब्याज दर का। अब लिबोर के साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ पे आप 18 बैंक से पूछ रहे हो कि आपको दूसरे बैंक को लोन देना है तो आप किस रेट पर दोगे। इट्स लाइक मेकिंग अ कॉल कि हाँ भाई कितने इंटरेस्ट रेट पर आज आप लोन देने को तैयार हो जाओगे। अगर ये 18 बैंक आपस में कार्टेल बना ले तो ये बड़े आराम से लिबोर को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक्चुअली में ये कार्टेल बन गया था और इसके बाद ये आपस में डिसाइड कर लेते थे कि आज लोन देना है कि लेना है। अगर देना है तो लिबोर हाई रखते थे, मतलब आपस में ही ये ज्यादा इंटरेस्ट रेट बताते थे, और अगर लेना होता था तो कम कर देते थे। ये बात पब्लिक डोमेन में आती है 2014 में। इसके बाद लोगों को बड़ा धक्का लगा, बहुत हर्ट हो गया, उनका दिल टूट गया। उन्होंने कहा ये तो बहुत गड़बड़ है लिबोर, हम इसकी जगह पे कुछ और लेकर आएंगे। लेटर ऑन एग्जिस्टेंस में आया सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। इसमें जो एक शब्द है सिक्योर, ये इसी को इंडिकेट करता है कि ये लिबोर जितना वोलाटाइल नहीं है, रादर सिक्योर्ड है, डॉलर डिनोमिनेटेड है। मतलब जो डॉलर में अगर आपको लोन लेना है तो आप लिबोर की जगह पे SOFR का इस्तेमाल कर लीजिए। अब मान लीजिए लिबोर का तो मैंने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट होता था। SOFR कैसे कैलकुलेट होता है? SOFR के कैलकुलेशन का सिंपल सा मैकेनिज्म है। आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं टी बिल्स यानी कि ट्रेजरी बिल्स के बारे में। ट्रेजरी बिल्स सरकार का एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके जरिए वो पैसे इकट्ठा करते हैं। ट्रेजरी बिल्स को सरकार की ओर से RBI बेचती है बैंक्स को। बैंक्स इन टी बिल्स को खरीदते हैं और उसके बाद वो इसके बदले में RBI को पैसे देते हैं। वो पैसे चले जाते हैं सरकार के पास और सरकार उसके बदले में एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी देती है बैंक्स को। बैंक्स अगर चाहें तो इन ट्रेजरी बिल्स को सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं अगेन। तो जब वो सेकेंडरी मार्केट में टी बिल्स को बेचने जाते हैं तो कई सारे इन्वेस्टर्स इसे खरीद लेते हैं। बिल्कुल सेम मैकेनिज्म वर्क करता है USA में भी। तो USA में वो सेकेंडरी मार्केट जहां पे बैंक्स ट्रेजरी बिल को जाके बेचते हैं, दैट इज ट्रेजरी रीपर्चेज मार्केट।
मतलब वापस से ट्रेजरी बिल को वहां पे खरीदते हैं इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स ट्रेजरी बिल को जिस रेट पे खरीदते हैं वो रेट पब्लिक होता है और जो भी ट्रांजेक्शंस किए गए हैं उनका प्रॉपर डेटा होता है। तो वो जो ट्रांजेक्शन ट्रेजरी रीपर्चेज मार्केट में होते हैं उन्हीं ट्रांजेक्शंस का डेटा इस्तेमाल किया जाता है SOFR के रेट को डिसाइड करने के लिए। ये डेली बेसिस पे पब्लिश हो जाता है। सुबह 8 बजे इसका डेटा पब्लिश कर दिया जाएगा जो कि उसके एक दिन पहले के ट्रांजेक्शंस पर बेस्ड होता है। अब यहाँ पे मैनिपुलेशन के चांसेस नहीं है बिकॉज जो पब्लिक डोमेन में डेटा है उसी का इस्तेमाल किया जाता है SOFR को डिसाइड करने के लिए। तो ये लिबोर की तुलना में ज़्यादा सिक्योर्ड है और काफ़ी अच्छे से इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब ये देखिए यूएस में या डॉलर डिनोमिनेटेड है, बाकी अलग अलग कंट्रीज अपने अपने हिसाब से ऐसा ही ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि सोनिया, इसका फुल फॉर्म है द स्टर्लिन ओवरनाइट इंडेक्स एवरेज, ये ब्रिटेन इस्तेमाल कर रहा है। और इसके अलावा है इयोनिया यानी कि यूरो ओवरनाइट इंडेक्स एवरेज, इसे यूरो जोन की कंट्रीज आपस में इस्तेमाल कर रही हैं। REC लिमिटेड एक नवरत्ना कंपनी है, 1969 में बनाई गई थी, 50 साल हो चुके हैं इसकी ऑपरेशन करते हुए। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जो स्टेट की हैं, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल स्टेट पावर यूटिलिटीज को, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को, तो मतलब ये फाइनेंसिंग करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक नए क्वाड के बारे में है। क्वाड का मतलब होता है चार, मतलब इसमें 4 देश आए हैं। वो 4 देश हैं US, इंडिया, इजराइल और UAE। इनकी एक वर्चुअल समिट हुई जो कि पहली थी। यहाँ पर एक इकोनॉमिक क्वाड या इकोनॉमिक फोरम बनाया गया। ये रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के उद्देश्य से अलायंस तैयार किया गया है और क्लियरली बोला गया है कि ये इकोनॉमिक है। बाद में हो सकता है इसका इस्तेमाल किसी स्ट्रेटेजिक अलायंस के रूप में किया जाए, लेकिन राइट नाउ अभी जो इनिशियल इसका बिल्डअप है वो इकोनॉमिक ही है। इसके पहले देखिए अब्राहम अकॉर्ड तैयार किया गया 2020 में, जिसके जरिए यूएस ने मीडिएट करके इजराइल और यूएई के बीच के संबंधों को सही किया। तो ये 3 देश तो जो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा थे वो आ ही गए, फर्दर इंडिया भी इसका हिस्सा बन गया। ये एक इंटरनेशनल फोरम होगा इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। क्वाड्रिलैटरल ग्रुपिंग है, यहाँ पर ज्वाइंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जाएगा जो कि ट्रांसपोर्टेशन और टेक्नोलॉजी की फील्ड में होंगे। वैसे तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जिससे चीन को आपत्ति हो, जैसे कि इसके पहले वाले क्वाड को लेकर हुई थी जिसमें इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि इसका उद्देश्य सिर्फ इकोनॉमिक है। हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा यहाँ पे पॉलिटिकल कोऑपरेशन का भी ऐड किया गया है जिस पर चाइना चिंता जाहिर कर सकता है। बाकी सारी बातें तो सामान्य है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करना, इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, बिग डेटा, एनर्जी कोऑपरेशन। लेकिन एक पॉइंट जो ऐड किया गया है इंक्रीजिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, इसको लेकर चाइना आपत्ति जाहिर कर सकता है बिकॉज ये उनके इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। इसके पहले का जो अलायंस था वहां पर भी मैरीटाइम फ्रीडम की बात चलती रहती थी जिसको अक्सर चाइना ब्रीच करता है। जो नया क्वाड है यहाँ पर सीनियर प्रोफेशनल्स का एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा जो ऑप्शंस फॉर्मुलेट करेंगे कि कैसे ये चारों देश आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं। ऐसा भी कहा गया है कि दुबई में जल्दी ही इन चारों देशों के जो मिनिस्टर्स हैं वो इन पर्सन मीटिंग करेंगे और आगे का प्लान बनाया जाएगा। मीटिंग के दौरान इस बात पर चर्चा की जाएगी कि हम इस फोरम को जल्दी जल्दी कैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट से बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर लेकर आए ताकि इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके। सिग्निफिकेंस यही है कि काफी कैपेबिलिटी है इन चारों देशों में, ये आपस में अपने नॉलेज एक्सपीरियंस को शेयर करके एक बहुत बढ़िया कोऑपरेशन बिल्डअप कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ब्लैक सी के बारे में है। डिफेंस सेक्रेटरी ने यूएस के अभी हाल ही में अर्ज किया कि डिफेंस कोऑपरेशन और स्ट्रांग होना चाहिए ब्लैक सी के आसपास के फ्रेंडली कंट्रीज के बीच में। रशिया अपना मिलिटराइजेशन रीजन में बढ़ा रहा है, सैन्यीकरण कर रहा है। तो कौन से देश हैं ब्लैक सी की चारों ओर? ब्लैक सी के चारों ओर टोटल 6 देश आते हैं। 2000 यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। ये 6 देश ब्लैक सी के चारों ओर आ जाते हैं। अक्सर सिंपल प्रश्न यही पूछ लिया जाता है। ये ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के बीच में लोकेटेड है। पॉन्टिक, कॉकेकस और क्रीमियन माउंटेन्स इसके साउथ ईस्ट और नॉर्थ में है। ब्लैक सी ऑफ अजोव से कनेक्ट होता है स्ट्रेट ऑफ कर्च के माध्यम से। ये है ब्लैक सी, ये है सी ऑफ अजोव और यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ कर्च जो ब्लैक सी को सी ऑफ अजोव से जोड़ता है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स, बॉस्फोरस और मरमरा सी ट्रांजिशन जोन बनाते हैं मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी के बीच में। ये 6 देश हैं जिनको मैंने आपको मैप में भी दिखा दिया, रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। बाकी ब्लैक सी में देखिए ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है, यहाँ के वाटर को आप एनॉक्सिक वाटर कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल टिग्रे रीजन के बारे में है। इथियोपिया जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर सिचुएटेड एक कंट्री है, उसके नॉर्थ का एक प्रोविंस है, नाम है टिग्रे। वहाँ पर कई सारे रेबल ग्रुप्स वर्क कर रहे हैं और इथियोपिया की सरकार उनसे लगातार स्ट्रगल कर रही है। ये इथियोपिया का नदर्न मोस्ट रीजनल स्टेट है, माउंटेनियस टेरेन है। पास्ट में इसके इस टेरेन की वजह से इथियोपिया खुद को ग्रीक्स, टर्किश और इटालियन इन्वेजन से बचाता रहा है। यहाँ पर टिग्रियन, आयरोब और कुनामा पीपल रहते हैं।
रीजन 1 के नाम से पुकारा जाता है। वहाँ के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम बात इथियोपिया की कर रहे हैं और यहाँ की जो कैपिटल लार्जेस्ट सिटी है दैट इज मैकेले। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जियोरेसा मॉसमैनियंसिस के बारे में है। रिसर्चर्स ने एक नया छोटा सा स्नेल खोजा है, एक नई प्रजाति। ये मावसमई में खोजी गई है। ये एक गांव है मेघालय का, वहां के लैंडस्टोन कीओ में ये स्नेल की प्रजाति मिली है। इस प्रजाति का आखिरी बार जो कोई डिस्कवरी हुई थी वो 1851 में हुई थी। ये यूजुअली मिट्टी में, सबटेरेनियन हैबिटेट में या लोलैंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। जो भी एरिया कैल्शियम रिच हो ऐसे ही सरफेस पे ये रहना पसंद करते हैं। अगर हम मावसमई केव की बात करें तो छोटा सा गांव है मावसमई, जो कि ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा मेघालय के। मावसमई का मतलब होता है ओथ स्टोन, खासी लैंग्वेज में हम स्पेशली बात कर रहे हैं। खासी लोग केव को क्रीम बोलते हैं। वहाँ की क्रीम कह लीजिए या फिर केव कह लीजिए, वहाँ पर ये मिला है। 1195 मीटर की ऊंचाई पर ये केव सिचुएटेड है और किंशी रिवर है, वहीं से वाटर का फ्लो इस केव पर जाता है। अब आइए रिवीजन कर लेते हैं। यूएनईपी 5 जून 1972 को बना, हेडक्वार्टर्ड है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में, गलत है। केन्या के नैरोबी में सिचुएटेड है। मावसमई केव मेघालय में सिचुएटेड है, सही है। ब्लैक सी, ग्रीस, ईरान, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। आप सिंपली ईरान को छांट सकते हैं तो गलत हो ही जाएगा। टिग्रे रीजन इथियोपिया का नदर्न मोस्ट रीजन है, ये सही है। आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।